Assalamu alaikum. My name is Qasim Shehzad. Today I will discuss lecture number 4 of mechanical technology, in which we will discussing the theory of mechanical technology, its laws, and then we are discussing all the practice problem of lecture number 4 from 1 to 4. So let us discuss mechanical energy. Form of energy that can be converted to mechanical work completely by an ideal mechanical device such as ideal turbine. ये एनर्जी का वो फॉर्म है जो कन्वर्ट होगा फिजिकल वर्क में। फिजिकल वर्क में एनर्जी का एक शक्ल जो फिजिकल वर्क में तब्दील हो जाए कंप्लीटली। किस चीज़ की बिना पर? एक मैकेनिकल डिवाइस, एक डिवाइस की बिना पर। जब वो डिवाइस एक एनर्जी का फॉर्म वो मैकेनिकल या फिजिकल वर्क में तब्दील करे तो उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल वर्क। ये मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क कौन करेगा? ये एक मैकेनिकल आइडियल डिवाइस करेगा। जैसा कि मैकेनिकल डिवाइस आइडियल टरबाइन या व्हील ऑफ अ कार, ये क्या करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को फिजिकल वर्क में तब्दील करता है। फॉर्म ऑफ एनर्जी, इस मैकेनिकल एनर्जी में दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आती है, एक काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। अब इसके बारे में एक थ्योरी है जिसको हम बर्नौली थ्योरी या बर्नौली इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। मैकेनिकल एनर्जी ये बराबर होगा P ओवर रो डेंसिटी प्लस V² डिवाइडेड बाई 2 प्लस GH या GZ। अब ये इक्वेशन कहाँ से आ गया? अब यहाँ पर देखें, ये एक ट्यूब है जो कि ऊपर पानी बहता है और यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है। जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर इसका एरिया A2 है, वॉल्यूम V2 है और प्रेशर P2 है। अब ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है जब ये ऊपर आ जाती है तो ये कुछ पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, ये कुछ काइनेटिक एनर्जी पर जाता है और इस वाटर का प्रेशर होता है। इस वाटर का खुद एक प्रेशर होता है, उसके साथ काइनेटिक एनर्जी होती है और तीसरी उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब बात यहाँ पर करती है कि प्रेशर डिवाइडेड बाय रो ये कैसे आ गया? यहाँ पर ये वाटर जब ऊपर जाता है तो ये वर्क डन कर रहा है, तो यहाँ पर उसके साथ कुछ खास प्रेशर्स है, कुछ खास प्रेशर पर ये ऊपर जाता है, तो इसको हम डिनोट करते हैं कि वर्क डन पर यूनिट मास। और इस वर्क डन की जगह हम PV लिखते हैं। नीचे मास आ गया, इस V को जब हम नीचे लाते हैं तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगा। तो प्रेशर डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं, तो हम कहते हैं कि प्रेशर डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी। अब ये तो यहाँ से आ गया, ये PV कहाँ से आ गया? तो जैसा कि आपको मालूम है कि वर्क डन इज इक्वल टू FD। फिर फोर्स की जगह हमने प्रेशर का फार्मूला लिखा, जैसा कि प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स की जगह हमने प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया लिखा और डिस्टेंस तो लेंथ है। एरिया और लेंथ जब मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमें वॉल्यूम देता है, तो हम लिखते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू PV। अब ये जो फॉर्म है ये किस चीज़ का फॉर्म है? ये इस वाटर का खुद प्रेशर है कि ये वाटर कितने प्रेशर से जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। जब हम काइनेटिक एनर्जी को मास से डिवाइड करेंगे तो मास से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हाफ V²। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि हाफ V² ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है। और फिर mgh जो कि पोटेंशियल एनर्जी है या mgz, इसको जब हमने मास पर डिवाइड कर दिया तो ये बन गया GZ या GH, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म लग गया। अब हम इन तीनों फॉर्म ऑफ एनर्जी को जब इसका सम निकाले तो ये हमें क्या देता है? मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी देता है, लेकिन ये मैकेनिकल एनर्जी
पर यूनिट मास है, तो हम कहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड पर यूनिट मास। अब अगर आप मास इसमें डालते हैं तो मास उस सब में कॉमन हो जाएगा और ये इक्वेशन लग जाएगा। अब अगर आप इसमें चेंज फॉर्म, ये इसका ऐसा है कि अगर आप प्रेशर चेंज हो जाता है तो आप लिखते हैं कि P2 माइनस P1, वॉल्यूम के चेंज होने पर V2 माइनस V1 और हाइट के चेंज होने पर Z2 माइनस Z1। ये इसका मास के साथ उसकी चेंज का फॉर्म है, या इस इक्वेशन को हम बर्नौली इक्वेशन भी कहते हैं। जैसा कि इसमें है कि टोटल एनर्जी एट एवरी पॉइंट इज सेम, टोटल एनर्जी सेम होगा। इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसके साथ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी उसके साथ कम है। अब ये अगर ऊपर आ जाती है तो इसके साथ काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उसका ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये ऊपर आ गया। तो मीन ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है, जैसा कि हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय नॉट बी फॉर्म, एनर्जी ना फॉर्म होती है ना डिस्ट्राइव होती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील होती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि टोटल एनर्जी एट एवरी पॉइंट इज सेम, टोटल एनर्जी हमेशा सेम ही रहेगा। द आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इज इक्वल टू nRT। n हमने नहीं लिखते क्योंकि हम 1 मोल लेते हैं, तो फिर PV इज इक्वल टू RT, फिर R ये गैस कांस्टेंट है, ये बराबर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर यूनिट मोलर मास। अब 1 मोल इज इक्वल टू 1 Na पार्टिकल्स, एक मोल में एक Na पार्टिकल्स है, Na एवोगाड्रो पार्टिकल है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स। अगर आप एक गैस या जो ही मॉलिक्यूल्स का आप 1 मोल लेती है तो इसमें इतने ही पार्टिकल्स होंगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में इतने पार्टिकल्स है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में इतने पार्टिकल्स होंगे, 1 मोल ऑफ सल्फर में भी इतने पार्टिकल्स होंगे। मास ऑफ 1 मोल इज मोलर मास। अब मोलर मास कैसे कहते हैं? जब आप एक मोल का जितना ही मास है उसको आप मोलर मास कहते हैं। अब हर ही मॉलिक्यूल्स का अपना ही मोलर मास है। जैसा कि अगर आप ऑक्सीजन को देंगे तो ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है। तो अब इस बात का मतलब ये है कि हम एक मोल ऑक्सीजन जब हम लें तो इसका मास कितना होगा? वो 16 ग्राम होगा। अब अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर का मोलर मास 32 ग्राम है। इस बात का मतलब ये है कि अगर हम 1 मोल ले लें, 1 मोल ऑफ सल्फर ले लें तो इसका मास क्या होगा? 32 होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सल्फर का मोलर मास 32 है, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है। मास ऑफ 1 किलो मोल इज किलोग्राम मोल। अब अगर हम 1 किलो मोल ले लें, ऊपर हमने 1 मोल लिया था, अब अगर हम 1 किलो मोल ले लें तो इसका मास किस चीज़ के बराबर होगा? किलोग्राम मोल की। अगर हम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में 28 ग्राम होती है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में 28 लेब्रा मास होती है। ये सिर्फ यूनिट्स तब्दील है, बाकी सेम है। अगर आप ग्राम लगाते हैं या लेब्रा मास लगाते हैं, LBM है। अब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में 28 ग्राम है, लेकिन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें पार्टिकल सेम होंगे लेकिन उसका मास मुख्तलिफ है। अगर आप कहें कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें दोनों में 1 Na पार्टिकल्स है, दोनों में एवोगाड्रो पार्टिकल सेम है, बल्कि दोनों का मास मुख्तलिफ है। अब ये एक फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास पर यूनिट मोलर मास। यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। R कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को दोनों तरफ से बराबर किया है, R1 इज इक्वल टू R2, तो ये बन जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू T1 एंड P2 V2 इज इक्वल टू डिवाइड बाई T2। अब प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 में कहा गया है कि हमारे पास एक टैंक है, इस टैंक में हॉट फ्लूइड है, इसमें गर्म पानी है या जो भी है, लेकिन गर्म कोई लिक्विड है। अब इस लिक्विड में हमने एक पेडल व्हील लगाया हुआ है और ये पेडल व्हील रोटेट कर रहा है। इसकी रोटेट होने से ये जो फ्लूइड है ये कूल हो जाती है, ये कूलिंग काज करता है। जैसा कि अगर हम एक कप में चाय ले लें और फिर हम उसमें जो चम्मच है
या उसको हम मिलाते हैं इसमें तो इससे वो कूल हो जाती है, ये कूलिंग काज कर देता है। तो इसी तरह हमने इस पैडल व्हील को इस हार्ड फ्लूइड में रखा और इसको हमने रोटेट करने की कोशिश की ताकि ये कूल हो जाए और इससे हीट भी रिलीज हो जाता है। अब उसने हमें कुछ गिवन डेटा दी हुई है कि इसका इंटरनल एनर्जी 800 किलो जूल है और इससे हीट लॉस हो रहा है 500 किलो जूल और वर्क डन हो रहा है, वर्क डन 100 किलो जूल। वर्क डन कहाँ से हो गया? ये पेडल व्हील जो रोटेट कर रहा है तो ये वर्क डन कर रहा है इन द टैंक इन द फ्लूइड, सो दिस इज वर्क डन ऑन द फ्लूइड दैट इज 100 किलो जूल एंड we are required to find out the final internal energy। फाइनल इंटरनल एनर्जी को हम मालूम करेंगे। सोल्यूशन में कहा गया है कि एज वी नो डेट द पेडल व्हील रोटेट एंड कॉज कूलिंग इन द फ्लूइड, जैसा कि हमको मालूम है कि पेडल व्हील रोटेट कर रहा है और ये कूलिंग काज कर रहा है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन उससे पहले हम ये जो टर्मिनोलॉजीज है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हीट लॉस दिया गया है और हीट लॉस का मतलब हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि जब हीट एंटर टू द सिस्टम करती है तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं और लिविंग द सिस्टम को हम लॉस को द सिस्टम को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो इसको हम ले लेंगे -500 किलो जूल। अब वर्क डन हो रहा है इस फ्लूइड पर तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है और इसको भी हम नेगेटिव लेते हैं तो हमने लिखा है कि -100 किलो जूल, while the internal energy at the first point is 800 joule। Now according to first law of thermodynamics Q is equal to delta U plus work done। ये W यहाँ पर आ जाएगा तो Q minus W is equal to change in internal energy and change का मतलब ये है कि U2 minus U1। so Q की जगह हमने -500 इसी माइनस फार्मूले का, वर्क डन की जगह हमने -100 किलो जूल लिखा और U2 हम मालूम करेंगे। फाइनल इंटरनल एनर्जी को हम मालूम करते हैं और इनिशियल इंटरनल एनर्जी उसने दी हुई है जो कि है 800 और ये माइनस ये फार्मूले का है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर है -500 अपनी जगह लग गया। यहाँ पर जैसा कहता कि माइनस और -100 तो ये +100 हो गया और U2 -800 किलो जूल, प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 500 से जब हम 100 माइनस करेंगे तो 400 और जो बड़ा है उसका साइन लगेगा तो -400 किलो जूल। यहाँ पर हो जाएगा U2, ये माइनस साइन यहाँ पर है तो U2 को हम मालूम करते हैं तो इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये +800 किलो जूल हो जाएगा। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 400 और जो बड़ा है उसका साइन लगेगा तो 400 किलो जूल इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इस बात का मतलब ये है कि अगर इस सिस्टम में इसका जो टैंक है जो फ्लूइड है इसका इंटरनल एनर्जी सबसे पहला कितना था? वो 800 किलो जूल था। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हमने उस पर वर्क डन किया और इस वर्क डन से हमने उस पर 100 किलो जूल ऑफ वर्क डन उस डन कर दिया। अब इससे कुछ लॉस ऑफ हीट हो गया, वो हो गया 500, तो इस पर कितना ही वर्क डन बाकी कितना इंटरनल एनर्जी बाकी रह गया। तो यहाँ पर हमने मालूम किया कि 400 किलो जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी इज लेफ्ट इन दिस फ्लूइड। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ती है। प्रॉब्लम नंबर 2 में कहा गया है कि हमारे पास एक टैंक है और इस टैंक में 5 kg स्टीम है, 5 kg एयर आप तस्वूर कर ले। 5 kg यहाँ पर एयर है और इसको हम हीट दे रही है 80 किलो जूल, इसको हमने हीट दे दिया। यहाँ पर भी हमने एक पेडल व्हील रखा हुआ है जिसको हम रोटेट करती है और इसकी बिना पर हम वर्क डन कर रहे हैं। तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है और इसको हम नेगेटिव लेते हैं और वो कितना है कि -18.5 किलो जूल। 5 kg स्टीम है, इसको हम हीट दे रहे हैं, इस पर हमने वर्क डन कर दिया। हम मांग क्या रहे हैं कि यहाँ पर जब हम इसको हीट दे रही है इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा और इस इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से ये कुछ फोर्स क्रिएट करेगा, ये कुछ प्रेशर लगाएगा। तो सवाल यही है कि वर्क डन ऑन द पिस्टन कितना हो रहा है। इस वर्क डन इस पिस्टन पर जो वर्क डन हो रहा है और ये मूव कर इस फाइनल स्टेट पर आ गया तो इस पर कितना ही वर्क डन हो गया, इस पर कितना ही फोर्स लग गया।
ये वॉल्यूम V1 है और ये V2 है। मीन पहला ये जो पिस्टन था ये यहाँ पर था, फिर फाइनल पोजीशन पर यहाँ पर आ गया, तो इसमें चेंज आ गया। इस चेंज की वजह से यहाँ पर जो इस पर जो फोर्स लगा हुआ था वो फोर्स कितना था, तो इसको हम मालूम करेंगे। सबसे पहले उन्होंने हीट दी हुई है जो कि है 80 किलो जूल, हम हीट दे रहे हैं। 5 kg ऑफ मास ऑफ द स्टीम है, एंड U1 उसने दिया हुआ है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी उन्होंने दी हुई है जो कि है 2709.9 किलो जूल पर किलोग्राम, और U2 उसने दी हुई है कि 2659.6 किलो जूल पर किलोग्राम। वर्क डन ऑन द सिस्टम जो हो रहा है नेगेटिव वो 18.5 है, और ये हमसे मांग रही है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, या वर्क डन ये सिस्टम कितना वर्क डन कर रहा है, असल सवाल यही है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन, टोटल हीट इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख लेंगे कि इंटरनल एनर्जी की जगह हम लिख लेंगे कि M इंटू चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस टोटल वर्क डन। अब हीट की जगह हीट लग जाएगा, M की जगह चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जगह U2 माइनस U1 लग जाएगा, और टोटल वर्क डन की जगह वर्क डन 2 वर्क डन हो रहे हैं। यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम भी हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हमसे पूछ रहे हैं, तो हम कह लेंगे कि वर्क डन ऑन द वर्क डन ड्यू टू पैडल व्हील जो वर्क डन कर रहा है, और दूसरा है वर्क डन ऑन द पिस्टन जो कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, इसको हम मालूम करेंगे। तो इस इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करेंगे तो ये वर्क डन ऑन द पिस्टन इस इक्वेशन इक्वलिटी की दूसरी तरफ आ जाएगा, और ये Q2 इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कि वर्क डन ऑन द पिस्टन इज इक्वल टू Q2। ये जब इस तरफ आ जाएगा तो माइनस M चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये जब इस तरफ आ जाएगा तो फिर माइनस बन जाएगा, तो वर्क डन ऑन द पैडल व्हील। अब हम इस पर इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। हीट का 80 किलो जूल, M का 5 kg, इंटरनल एनर्जी का वैल्यू अपना, और वर्क डन ऑन द पैडल व्हील जो कि माइनस है, और ये माइनस फार्मूले का है। 80 किलो जूल माइनस, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस 18.5 अपनी जगह, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। इसी तरह ये माइनस और माइनस भी प्लस हो जाएगा, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो इससे आ जाएगा 350 किलो जूल इज द वर्क डन ऑन द पिस्टन। अब हमने मालूम क्या किया, हमको उन्होंने एक स्टीम 5 kg स्टीम दिया हुआ था, एक मूवेबल पिस्टन दिया हुआ था, उसने हमें U1 और U2 का वैल्यू दी हुई थी, फिर कहा था कि हमने इसमें एक पैडल व्हील लगाया हुआ है जो कि वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहा है, और हमसे पूछ रही है कि वर्क डन ऑन द पिस्टन कितना हो रहा है, तो इसको हमने मालूम किया कि 350 किलो जूल इज वर्क डन ऑन द सिस्टम ऑन द पिस्टन, या वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। So this is all about problem number 2. Now we are going to problem number 3, in which it is said that in a room that have 40 people and each people have a 360 kilojoule per hour, heat is released by each person, and there is also a 10 bulbs in which each bulb can have to emit 100 watt of energy, and the wall can emitting 15,000 kilojoule per hour energy. So now the question is about that we want to maintain a constant temperature of 21 degrees centigrade without changing. Now अब बात यही है कि यहाँ पर कहा गया है कि ये 40 लोग हैं, ये इतना एनर्जी एक्सक्रीट या इतना एनर्जी ये इमिट कर रहा है, हर एक बंदा 10 बल्ब उन्होंने दी हुई है, वाल उन्होंने दी हुई है, जितनी अप्लायंसेस है, जितनी ही चाहे जो भी एयर कंडीशंस हो, चाहे जो भी हो, लेकिन वो इतना एनर्जी दे रहा है। ये क्लासरूम है। अब इस क्लासरूम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, कि वो कांस्टेंट रहे, इसमें कोई तब्दीली ना आए। और अब बात यही है कि यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि कूलिंग एयर कंडीशन कूल द रूम एट 5 किलोवाट कैपेसिटी। इस तरह है कि इस क्लासरूम में उन्होंने एक एयर कंडीशन लगाया हुआ है, और ये एयर कंडीशन का कैपेसिटी कितना है, 5 किलोवाट है। बात का मतलब ये है कि एक एयर कंडीशन 5 किलोवाट एनर्जी
या 5 किलोवाट वर्क कर सकता है। इस बात का मतलब ये है कि ये एयर कंडीशन 5 किलोवाट कूलिंग कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। और ये कहती है कि आप मालूम करें कि ये जो एनर्जी इसकी वजह से जनरेट हुई है इस क्लासरूम में, इन लोगों की वजह से, इन बल्बों की वजह से, इन वॉल्स की वजह से कुछ एनर्जी जनरेट हुई है। अब इस एनर्जी को खारिज करना है इस क्लासरूम से, तो इसको खारिज करने के लिए जो रास्ता है वो एयर कंडीशन है। और एयर कंडीशन इतना ही एनर्जी को या इतना ही हीट को ये खारिज कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये कहती है कि आप सबसे पहले मालूम करें कि इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है, और दूसरा मालूम करें कि हमको कितना एयर कंडीशन चाहिए कि हम इस हीट को इस क्लासरूम से खारिज करें। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। नाउ नो फॉर विंडो एयर कंडीशन, नंबर ऑफ विंडो एयर कंडीशनिंग, हमको कितना एयर कंडीशन चाहिए कि हम इससे ये जो हीट यहाँ पर जनरेट हुए इसको खारिज करें। वी एज्यूम दैट टोटल कूलिंग लोड ऑफ द रूम इज, अब बात ये है कि यहाँ पर हम लिखा हुआ है कि एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम इज इक्वल टू एनर्जी लिविंग द सिस्टम। जो एनर्जी यहाँ पर जनरेट हो रही है हमको चाहिए कि हम इतना ही एनर्जी को बाहर निकालें, तो फिर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हम जो एनर्जी लिविंग द सिस्टम है, इस एनर्जी लिविंग द सिस्टम को हमने क्यू कूलिंग कहा हुआ है कि क्यू कूलिंग इज इक्वल टू एनर्जी एंटरिंग टू द सिस्टम या एनर्जी जनरेटेड इन द सिस्टम। और एनर्जी जनरेटेड इन द सिस्टम ये सारा है, तो हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और फिर इसको बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने का को हमने क्या कहा है कि कूलिंग। अब यहाँ पर हम कूलिंग मालूम करते हैं, तो हम इस यहाँ पर जो अंदर इस क्लासरूम में जितना ही हीट जनरेट हुआ है इन सारों को हम ऐड करेंगे। तो क्यू लाइट प्लस क्यू पीपल प्लस क्यू हीट गेन फ्रॉम द वॉल और जो भी अप्लायंसेस है, वेयर क्यू लाइट को हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर एक लाइट जो है वो 100 वाट एनर्जी जनरेट कर रहा है और 10 बल्ब है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 100 वाट इज इक्वल टू 1000 वाट। और 1000 वाट को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 किलो वाट। फिर क्यू ऑफ द पीपल है, 40 लोग है और हर एक शख्स 360 किलो जूल पर आवर एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो 40 को हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे 360 के साथ, तो इससे आ जाएगा 360 के साथ किलो भी है, तो किलो की जगह हम 1000 लगाएंगे। फिर यहाँ पर आवर है, पर आवर की जगह हम 3600 लगाएंगे या 60 मल्टीप्लाई बाई 60 लगाएंगे। यहाँ पर ये ज़ीरो और ये ज़ीरो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा कि 6 6 ज़ा 36, तो ये 6 हो जाएगा और ये ज़ीरो तो ये 60 हो जाएगा। यहाँ पर 10 बाकी रह गया है, 6 10 ज़ा 600 एंड 600 मल्टीप्लाई बाई 40 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 40, तो इसे आ जाएगा 4000 वाट। फिर हमको इस तरह लिख सकते हैं कि 4 किलो वाट। फिर हीट गेन फ्रॉम द वॉल वो 15000 किलो जूल पर आवर है, इस आवर को हमने सेकंड में तब्दील करना है और किलो को हटाना है। 15000 मल्टीप्लाई बाई 1000 किलो की वजह से 3600 आवर की वजह से, तो ये बन जाएगा 4166.7 वाट। इसको हम जब किलो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, तो 4.17 किलो वाट इज द हीट जनरेटेड फ्रॉम द वॉल इन द क्लासरूम। नाउ क्यू कूलिंग इज इक्वल टू, इन सारों को हम ऐड करेंगे जितना ही हीट जनरेट हुआ है क्लासरूम में, तो 1 किलो वाट प्लस 4 किलो वाट प्लस 4.17 किलो वाट, दिस बिकम 9.17 किलो वाट। क्यू कूलिंग इज इक्वल टू 9.17 किलो वाट। अब इस बात का मतलब ये है कि इस क्लासरूम में 9.17 किलो वाट आवर एनर्जी जनरेट हुई है इन सारी एप्लायंसेस या इन सारी इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से। अब इसको जब हम रिजेक्ट करेंगे या इसको हम जब ही एजेक्ट करेंगे तो इसके लिए फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर ये यहाँ पर रहेंगे तो फिर क्लासरूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन इसको कांस्टेंट रखने के लिए हम इसको फिर बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने का रास्ता एयर कंडीशन है। और एक एयर कंडीशन 5 किलो वाट एनर्जी को या हीट एनर्जी को बाहर निकाल सकता है। तो हमको कितनी एयर कंडीशन चाहिए, तो 9.17 को हम 5 पर डिवाइड करेंगे कि एक तो 5 कर सकता है,
लेकिन 9.17 के लिए कितनी एयर कंडीशन चाहिए, तो 1.83 एयर कंडीशन चाहिए। तो इसको जब हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 2 विंडोज एयर कंडीशन आर नीड टू मेंटेन 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कांस्टेंट। हमको 2 ही एयर कंडीशन चाहिए जो ही इन सारी एनर्जी को, हीट एनर्जी को जो जनरेट हुई है इस क्लासरूम में, इसको बाहर निकालने में इसका मदद करे और फिर उससे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ती है। प्रॉब्लम नंबर 4 में है कि हमारे पास एक हाउस है जो कि हीट लॉस कर रहा है 60,000 किलो जूल पर आवर। इंटरनल एनर्जी गेन हीट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, और इस हाउस में या इस घर में, ये घर है, ये इतना ही एनर्जी लॉस कर रहा है। इस घर में जो एनर्जी पैदा हो रही है वो 60,000 है, और इससे इतना ही 6,000 इसमें जनरेट हो रही है और 60,000 इससे बाहर निकलते हैं। तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे, इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि जितना एनर्जी पैदा हो रही है चाहिए कि हम उसको निकालें भी। तो एज वी नोटेड हीट ट्रांसफर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सो क्यू जनरेटेड इज इक्वल टू क्यू आउटपुट। जितना एनर्जी इस हाउस में जनरेट हो रही है चाहिए हमको कि हम इतना एनर्जी को आउटपुट करें। तो आउटपुट एनर्जी उन्होंने दी हुई है, क्यू जनरेटेड में उन्होंने सोर्स का एनर्जी दी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर है, तो हमको कितना ही किलोवाट का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर चाहिए जो कितना हीट रिलीज करे ताकि इसके बराबर हो जाए और उसके लिए ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर में मदद करे। तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे कि क्यू ऑफ द सोर्स प्लस क्यू ऑफ द हीटर इज इक्वल टू क्यू लॉस। हमको ऐसा करना चाहिए कि जितना एनर्जी लॉस हो रही है हमको चाहिए कि इतना ही हमको उससे जनरेट करें। तो यहाँ पर सोर्स का एनर्जी उन्होंने दी हुई है 6,000 किलो जूल पर आवर, प्लस क्यू ऑफ द हीट कितना रिक्वायर्ड है और ये लॉस इतना हो रही है। तो इसको मालूम करने के लिए हम इसको इस तरफ ले आएंगे, लेकिन उसको बाद में करेंगे। 6,000 किलो की जगह हम 1000 लगाएंगे, हावर की जगह 3600। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1666.7 वाट आ जाएगा। यहाँ पर हम किलो की जगह 1000, आवर की जगह 60 मल्टीप्लाई बाई 60 या 3600। जब हम इसको काट करेंगे तो 1666.7 वाट आ जाएगा। इसके साथ भी वाट है। अब हम इस तरह करेंगे कि इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 डिजिट goes to the left, so 1.66 किलोवाट एंड 16.66 किलोवाट। अब हम इस क्यू ऑफ द हीटर को मालूम करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का, तो इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कि क्यू ऑफ द हीट इज इक्वल टू 16.7 माइनस 1.7, ये इस तरफ आ गया। इसको हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है कि 1.66 को हमने 1.7 लगाया हुआ है, यहाँ पर 1.66 को हमने 1.7 लगाया हुआ है ताकि वैल्यू थोड़ा कम आ जाए या लिखने में आसानी हो जाए। तो 16.7 माइनस 1.7 गिव अस 15 किलोवाट। सो दिस इज द energy that are required to the heater that generated with their source in order to maintain the temperature of a house constant। यहाँ पर इस बात का मतलब ये है कि ये दोनों जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं ये इतना एनर्जी होगी जितना ही ये आउट होगा। So this is all about today lecture. In the next lecture we are discussing problem number 5 to problem number 10. Thank you. Allah Hafiz.